लिया करो यार, तो टाइम वेस्ट होता है। कर दो। कल की क्लास में आप लोगों को रिसेशन तक रिवाइज़ करा दिया था। भाई बैठो यार जल्दी, मैं बहुत आज लेट हो गया हूँ यार। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में रिसेशन तक रिवाइज़ करा दिया था। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया कि जब भी कोई पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी, ब्रीच करेगी, तो ब्रीच के केस में आप लोगों को 5 रेमेडीज़ मिलेंगी। रेमेडीज़ किसको मिलेंगी? जिसके साथ ब्रीच हुआ है उसको क्या रेमेडी मिलेगी? पहला, स्यू फॉर डैमेजेस, वो डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। दूसरा, स्यू फॉर रिसेशन। डैमेजेस में मैंने आप लोगों को बताई अलग अलग तरह की डैमेजेस मिलेंगी उसे। ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगी उसे, ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगी जिसे हम नेचुरल डैमेजेस भी बोल सकते हैं। उसे मिलेगी स्पेशल डैमेजेस, उसको मिलेगी एग्जेम्पलरी डैमेजेस, उसको मिलेगी डैमेजेस ड्यू टू डिले, उसको मिलेगी प्री लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में फ़र्क समझाया। एक बात कान खोल के सुन लो बस, कि ये जितनी भी डैमेजेस है ये अलग अलग केसेस में मिलेंगी आपको। इन सब में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर क्या श्योर है कि ये तो मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं बोलूँगा नॉमिनल नेचुरल डैमेजेस, जो पहले नंबर पे पढ़ाई, जिसको ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोलते हैं। तो भैया मैंने आपके साथ ब्रीच किया है तो आप मेरे से ऑर्डिनरी डैमेजेस तो मांगोगे ही मांगोगे। अब मेरी बात सुन लो, ये तो हो गई सारी डैमेजेस की बात। अब इसके बाद आप लोगों को दूसरा राइट मिलेगा रिसेशन का, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? सर ये भी कोई राइट हुआ क्या? ये राइट इसलिए हुआ कि अभी मैंने आपके साथ ब्रीच किया, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर आपने हमारे साथ ब्रीच किया तो हम भी आपको पैसे नहीं देंगे, हम भी आपको पैसे नहीं देंगे। तो मैंने कहा हाँ मत देना, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम भी तो इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट चालू है तो फिर मैं भी तुमसे पैसे मांगूंगा, लेकिन रिसाइन हो गया तो क्यों मांगूंगा? तो भैया रिसेशन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, 2 लाइन में समझा दिया इसने, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहिए। कभी कुछ भी हो जाए ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा क्या करना चाहिए? रिसाइन करना चाहिए। आज ये सपोज़ करोगे आपने कोई एक बंदे से माल लिया और उससे आपने ये प्रॉमिस किया कि भैया मैं तेरे से 6 महीने तक माल लूँगा। पहले महीने में उसकी क्वांटिटी इतनी बेकार आई कि आपको समझ में नहीं आया वो, और पहले महीने में उसने डिले कर दिया। तो नाउ इट्स अप टू यू कि दूसरे महीने में आप माल नहीं लोगे, बट आपको पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा तो 6 महीने की प्लानिंग करके बैठा है। तो इसीलिए रिसाइन करना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को। अब तीसरा राइट आपको पढ़ाता हूँ, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ये इसके हिसाब से दूसरा है, हमारे हिसाब से तीसरा है। पहला डैमेजेस, दूसरा रिसेशन और तीसरा क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इट अर्न। बोलो, जितना आपने कमाया, एज मच एज इट अर्न, या ऐसा बोलूँ जितना आप कमाते। देखो जब भी मैं आपके साथ ब्रीच करूँगा तो हो सकता है कि मैंने ब्रीच करने से पहले थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो दे दी थी, तो ये राइट मुझे भी मिलेगा कि जितनी परफॉर्मेंस मैंने दे दी थी मैं उतना पैसा तो आपसे मांग सकता हूँ। और आपको भी मिलेगा कि आपको मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उससे आपको जितना कमाई का नुकसान हुआ वो आप मुझसे मांगोगे। तो क्वांटम मेरिट दोनों को मिलता है, प्रॉमिसर को भी मिलता है और प्रॉमिसी को भी मिलता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है, पीछे केस स्टडी में भी दे रखा है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे यहाँ 2 महीने तक सैटरडे संडे को परफॉर्म करूँगा नाइट में, ठीक है, कोई म्यूज़िकल इवेंट है वो मैं परफॉर्म करूँगा उसमें। ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सैटरडे संडे, और कितने महीने तक? 2 महीने तक। तो 2 महीने में मैं सैटरडे संडे अगर देखूँ तो आपके यहाँ 8 बार परफॉर्म करूँगा मैं। कितनी बार? 8 बार। अब मैंने आपके यहाँ 5 बार तो परफॉर्म किया, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मेरा कोई भी रीज़न था, तो मैंने तुम्हें मना कर दिया कि अब मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो मैंने ब्रीच किया। लेकिन 5 नाइट तक तो मैंने परफॉर्म किया ना, तो वो 5 नाइट का पैसा मैं आपसे मांग सकता हूँ। ये सीधी सी बात है। लेकिन याद रखना मेरा रीज़न वैलिड होना चाहिए। इसमें एक बात बहुत पुख्ता लिखी हुई एकदम अच्छे से कि क्वांटम मेरिट वही क्लेम करेगा जो डिफ़ॉल्टर नहीं है। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं परफॉर्म कैसे करूं? तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि मेरे को 5 नाइट का,
लेकिन मैंने क्या करा, तुम्हारे यहाँ तो मैं परफॉर्म कर नहीं रहा और मैंने दूसरा होटल ज्वाइन कर लिया, मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो अब मुझे क्वांटम मेरिट नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हें मिलेगा। तुम बोलोगे सर ये जो 5 नाइट आपने परफॉर्म किया ये तो क्या तेल लेने, आपकी वजह से हमने अगले 3 नाइट के शोज़ भी बेच दिए थे बुक माई शो पे, अब उन सबको पैसे वापस देने पड़ेंगे। और हमने कंसर्ट की पूरी तैयारी कर ली थी, तो जो नुकसान हमें हुआ है ना उल्टा आप दो हमें, हम तो आपको कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी आप हो। तो एक बार इसमें देखो, क्वांटम मेरिट एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको मिलेगा, एज मच एज इट अर्न। इसका एग्जैक्ट वर्ड का मतलब होता है एज मच एज इट अर्न। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय ब्रीच एट द टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट, जिसके साथ ब्रीच हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसने कुछ पार्ट में परफॉर्म तो कर दिया था और अब तो ब्रीच हो गया, तो भैया जितना आपने परफॉर्म करा है मैं उतना तो आपको दूंगा, और ब्रीच मैंने किया है तो आपको तो मिलेगा पैसा, और अगर आपने किया है तो मुझे मिलेगा पैसा। लेकिन वो मेरी बात याद रखना, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को कभी भी नहीं मिलेगा। याद रखना, जो मक्कारी करता है उसके साथ कोई तरह की सहानुभूति नहीं होती लॉ को। बोलो, जो मक्कारी करता है उसके साथ कोई भी तरह की सहानुभूति नहीं होती। किसको? लॉ को। लॉ ये मानता है यू आर डिफ़ॉल्टर, और यू कैन नॉट से कि मैंने 5 हफ्ते तो परफॉर्म किया था, अबे तो 3 हफ्ते और करता। 5 हफ्ते के पैसे मांग रहा है, 3 हफ्ते और करता, पूरे पैसे मांगता, हम तो पूरे देते। तूने मना क्यों किया? ये मेरी लाइन दिमाग में नक्श कर लेना, इस पे से केस स्टडी आएगी, पहले ही बोल रहा हूँ, इस पे से आएगी कि क्वांटम मेरिट उसी को मिलता है हु इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। अगर आपने कुछ मक्कारी करी है तो आपको क्वांटम मेरिट नहीं मिलेगा। चलो देखो ये कब मिलेगा, देखो ये देखो, इट इज़ ओनली अवेलेबल अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया एंड द क्लेम इज ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। दिमाग में नक्श कर लो इसको, कोई भी केस स्टडी का जवाब देने के लिए ये एक लाइन काफ़ी है बस, कि सिर्फ किसको मिलेगा, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट। बोलो एक बार, 3 बार बोल दो ये लाइन, तेज बोलो, ठीक है। तो जिसने डिफॉल्ट किया है उसको कोई प्रकार का क्वांटम मेरिट नहीं मिलेगा, बराबर याद रखना। है डिफॉल्ट नहीं किया है, कोई जेन्युइन नुकसान है, कुछ है तो मिल जाएगा आपको। अब कब कब क्वांटम मेरिट मिलता है, ये 5 केस है, 1 2 3 4 और 6 केस में क्वांटम मेरिट मिलता है। नंबर 1, जब एग्रीमेंट वॉइड हो जाए, कहने की बात है बावला पागल का बच्चा। अब जैसे सपोज करो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, 8 हफ्ते का था, 5 हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे को बता दिया कि भैया आपको इतने हफ्ते का बेड रेस्ट है। तो मैं क्या करूँ, अब बेड रेस्ट है, मैं आ ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्या मेरे डिफ़ॉल्ट से वॉइड हुआ है? आई एम द पार्टी एट डिफ़ॉल्ट, जेन्युइन था ये तो, इम्पॉसिबिलिटी है ये तो, ऑपरेशन ऑफ लॉ है, क्या है ये मेरे हाथ में था ही नहीं, इम्पॉसिबिलिटी है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। कौन सी वाली है भैया? इतनी बार आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो, अब प्रोविजनों को जोड़ना सीखो। यहाँ क्या लग रहा है, ठीक है, बच्चों की तरह तुम्हें एक चैप्टर का टेस्ट नहीं आएगा, है ना, ऐसा थोड़ी आएगा कि ऑफर का है, एक्सेप्टेंस का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1-2 क्वेश्चन आएगा पूरे एक्ट में से, वो कौन से 2 आएंगे हमें नहीं पता। हमें इतना तो अब इतना पढ़ने के बाद याद होना ही चाहिए कि इसमें क्या रूल लग रहा है। हालांकि फाउंडेशन लेवल पे वो याद दिला देता है खुद, केस स्टडी में ऐसे वर्ड यूज़ करेगा कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या लग रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉरबिडन बाय लॉ वगैरह यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फ्रॉड की बात कर रहा है ये, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसकी कोऑर्जन की बात कर रहा है, ऐसे वर्ड यूज़ करेगा ये। खैर सुनो, अब मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आई एम नॉट पार्टी टू डिफॉल्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो मैं क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकता हूँ। तो पहला क्वांटम मेरिट कब क्लेम करोगे? व्हेन एग्रीमेंट बिकम वॉइड, बोलो, और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, बट पार्टी इज नॉट एट डिफॉल्ट। वो लाइन नक्श कर लेना दिमाग में, मैं अगर मांगूंगा तुमसे क्लेम तो कब मांगूंगा? व्हेन आई एम नॉट एट डिफॉल्ट, ठीक है। एक मैंने तुम्हें शायद बताया भी था पहले कि एक बार क्या हुआ था मेरे को, 1 साल 4 साल कितने साल पहले, शायद 2019 की बात है, 2019 में मेरे को सितंबर अक्टूबर में डेंगू हो गया था, ठीक है, और मेरी प्लेटलेट्स एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। यही वाला टाइम था, इसी टाइम पे होता है ज़्यादातर, ये बारिश जब ख़त्म होती है।
अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे को रिवीजन कराना था। वो मेरे को उसने कहा कि भाई आपको एडमिट रहना पड़ेगा जब तक प्लेटलेट्स बढ़ती नहीं है। तो मेरे को 7 या 10 दिन के लिए उन्होंने धर लिया हॉस्पिटल में। अब वो मेरे लिए क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ कि जितना लॉ मेरे लिए पढ़ाना ज़रूरी होता है ना, मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन को मानता हूँ। तो मैं मेरे पढ़ाने की टेक्निक के हिसाब से मेरे को रिवीजन का बहुत वो रहता है कि मैं फटाफट पहले कोर्स करा के रिवीजन कराऊँ। तो रिवीजन में मेरे को बहुत वो रहता है कि इससे बहुत बच्चा गेन करेगा अच्छा। और मेरे को पता था अब सितंबर में मैं एडमिट हो गया हूँ, अक्टूबर के बाद बच्चा आना बंद हो जाएगा, आता ही नहीं है बच्चा। मैं कहा अब ये टाइम है। तो मैंने बच्चों को वीडियो कॉल पे पढ़ाया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अब मैं वहाँ सुबह से शाम पढ़ा रहता था, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। अब डेंगू में आपको पता है कि कोई ऐसा वो नहीं होता आपको, ऐसा थोड़ी कि कुछ मेरे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है। बस वो प्लेटलेट डाउन है तो बस वो खाने पीने का ध्यान रखना है, और वो ग्लूकोज चढ़ता रहता था यहाँ पे। तो ट्राईपॉड लगा के मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग अगर रेडी हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन तुम्हें आराम से करा सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बुक की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग सामने बुक खोल लेना और ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पे। बच्चे मान गए। पहले तो बच्चों ने कहा सर रेस्ट कर लो, क्यों ज़बरदस्ती, आप आगे पढ़ा देना। मैं कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे भी बोर ही हो रहा हूँ। मैं या तो वेब सीरीज़ देखूँगा, कुछ क्या करूँ मैं वहाँ पे, बोर ही तो हूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज हो जाएगा। और मेरे को सिर्फ एक यही सब्जेक्ट ऐसा दिखा जो इसमें मेरे को बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अकाउंट्स के लिए तो मुझे मार्कर पेन सब चाहिए था। तो मैंने कहा तुम लोग सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे अगर रेडी हो तो इस पर चला देंगे अपन। बच्चे मान गए। तो शानदार, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको फ़ोन पे रिवाइज़ कराया। ये मेरी एक मेमोरी थी। उसके बाद तो कोविड आया 2020 में, तो वो चीज़ तो आम हो गई फिर, लेकिन वो पहली बार का था कि ऐसी कोई चीज़ करी थी। तो कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, अब आपके बियॉन्ड कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो आपने जितनी सर्विस दे दी है उसके लिए आपको क्वांटम मेरिट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ये सोचेगा सर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी आप हो, बिल्कुल। यहाँ डिफ़ॉल्टिंग का मतलब है आपने जानबूझ के कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। जानबूझ के परफॉर्मेंस ना देने में और परफॉर्मेंस ना देने में फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क होता है। जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं दी उसे ब्रीच बोलते हैं, नाम ही क्या वर्ड यूज़ किया, ब्रीच। जानबूझ के नहीं दी और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ, तो फिर उसमें वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आपको क्वांटम मेरिट मिलेगा जब आपने, इस सब में मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए हैं, अभी याद आ जाएंगे आपको। व्हेन समथिंग इज डन नॉट ग्रेचुटसली, बोलो व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुटसली, मतलब व्हेन समथिंग इज डन नॉट ग्रेचुटसली। इसको बोलूँ तो मैं एक लाइन में, मैंने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है जो मैंने ग्रेचुटसली तो नहीं किया है, ग्रेचुटसली नहीं किया है, तो मैं उसमें क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकता हूँ। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे भाई को पढ़ाया। अब मेरे भाई के साथ 4 स्टूडेंट और आ गए, तो उन लोगों ने कहा सर फीस, तो मैंने कहा यार मैं मेरे भाई से तो क्या फ़ीस लूँगा, अब तुम लोगों से फ़ीस क्या है, मैंने पढ़ाना पहली बार शुरू किया है, मेरे को आइडिया नहीं है। मैंने कहा तुम पहले पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो आई हैव डन समथिंग विदाउट ग्रेचुटसली नहीं, फ्री में नहीं पढ़ाया, मैंने कहा बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब उसके बाद मैंने उनको फ़ीस बताई, वो लोग पूछते, मेरे को तो आइडिया नहीं था, तो मैंने क्या किसी कोचिंग में फ़ोन किया, मैंने कहा भाई अकाउंट्स की फ़ीस क्या होती है 11th क्लास की, तो उन्होंने बता दी इतनी, तो मैंने उसमें 2-3 हज़ार कम करके उनको बता दी। शायद उस टाइम पे मार्केट में कुछ 7-8 हज़ार रुपये ऐसी कुछ होती थी, तो मैंने 5 हज़ार बता दी उनको, वो मान गए कि साल भर के 5 हज़ार बढ़िया है, तो मैंने ले लिया उनसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटम मेरिट का रूल लगा, क्योंकि कंसिडरेशन पहले से डिसाइड नहीं था, लेकिन मैंने जितनी मेहनत करी है एज मच एज इट अर्न उतना मुझे मिलना चाहिए। तो समथिंग इज डन विदाउट ग्रेचुटसली, तो आपको क्वांटम मेरिट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वांटम मेरिट कब कब मिलता है, वॉइड होने पे मिलता है, आपने किसी के लिए कोई काम किया तो क्वांटम मेरिट मिल जाएगा, ग्रेचुटसली ना किया हो, अगर सेवा भाव में किया है तो फिर क्वांटम मेरिट, क्योंकि सेवा भाव में आप पैसे कैसे मांग सकते हो, तो सेवा भाव में। ग्रेचुटस का मतलब ही क्या होता है, सेवा भाव में, कैसे, मेरे मुँह से 1000 बार सुना होगा ये वर्ड, सेवा भाव में। नेक्स्ट, वेल ये देखो, ये और बी और सी सेम है, इसमें आपने किसी के लिए कोई काम किया, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कोई सर्विस दी, बट नो एग्रीमेंट एज टू कंसिडरेशन, आपने रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं किया,
कोई, मैंने उनको पढ़ा तो दिया मेरे भाई के दोस्तों को, लेकिन रेम्यूनरेशन फिक्स। तो मुझे जितना रेम्यूनरेशन मिलना था, अब मैंने उनको 5 बोला, उनको कोई गलत भी नहीं लगा, सबने दे दी फीस, सबने दे दी। लेकिन मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ डे 1 से कि पहले से सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा केस अलग था, मेरे केस में पहले से क्लियर कैसे होता, मैं पहले से पढ़ाता ही नहीं था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था ऐसे बच्चे आएंगे पढ़ने। मैंने तो सिर्फ मेरे भाई को पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार डेस्टिनी भी किसी गजब की चीज़ होती है। ऐसे ही शुरू किया मैंने, और कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं टीचर बनूंगा, और ऐसे मजाक में टीचर बन गए, ठीक है। अकाउंट शुरू की 11th में, सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि मेरा भाई 11th में था, उसके साथ 3 दोस्त आ गए। अगर मान लो उसके साथ दोस्त ना आते तो मैं तो सिर्फ उसको पढ़ाता और फिर ख़त्म था मेरा, कुछ और करते। लेकिन वो आ गए, उनको समझ में भी आ गया, वो 4 से कब 10 हुए, 10 से कब 20 हुए, और कब खोल की कोचिंग। तो जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें रेम्यूनरेशन पहले से फिक्स नहीं है, तो आप क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकते हो। क्या क्लेम कर सकते हो? चौथा, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही है तो भी आप क्वांटम मेरिट क्लेम कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आ ही नहीं रहे हो क्लास में, तो मेरी क्या गलती है? तो अब मैं तुमसे क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकता हूँ बिकॉज यू आर रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म। तुम नहीं आओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँ? दीवारों से तो बात कर नहीं सकता, तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि भाई आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है, ये करनी है, तो तुम्हें एटलीस्ट आना तो पड़ेगा। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम मी। आओ तो सही। मतलब मैं ये कहता हूँ कि सबसे ख़राब चीज़ लगती है, तुमने मेरे को इतने साल से, जब से तुम पढ़ रहे हो, तुमने देखा होगा मेरा गुस्सा जो होता है वो चरम सीमा पे कब पहुँचता है? जब बच्चा एब्सेंट होता है। तुमने मुझे और किसी चीज़ पे भड़कते हुए नहीं देखा होगा। सबसे ज़्यादा तुमने मुझे गुस्से में देखा होगा जब बच्चा छुट्टी करता है। अभी 12th में भी वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, 10-10 दिन की छुट्टी कर लेता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे मिनिमम चीज़ है जो मुझे तुमसे चाहिए। तुम यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो, इतना तो मुझे चाहिए। उसके बाद फिर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो तुम मुझे बोलो, लेकिन आएगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? फिर समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि उसको कितना आता है, कितना नहीं आता, ठीक है। तो when you have not rendered me facilities to perform my services, so I can claim quantum, and when I refuses to perform, you can claim quantum merit. इसीलिए मैंने टॉपिक शुरू करते हुए एक बात बोली कि क्वांटम मेरिट तुम्हें भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है, प्रोमिसर को भी मिल सकता है, बट मिलेगा किसको? फिक्स कर लेना, मिलेगा किसको? तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो, तो मैं फीस लूँगा। फिर तुम रोज़ आ रहे हो, मैं आ ही नहीं रहा हूँ पढ़ाने, तो तुम मुझसे फीस मांगो जो तुमने दी है। दोनों को मिल गया ना? दोनों को मिल सकता है, बट पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट, दोनों को मिल सकता है। चलो, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिविजिबल नेचर का है, तो जो डिफ़ॉल्ट में नहीं है, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है पागल का बच्चा, पहले ही बोल दिया मैंने, उसी को मिलेगा जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का है, अभी वो 6 नाइट वाला कॉन्ट्रैक्ट, 6 में से मैं 3 नाइट परफॉर्म कर चुका हूँ, तो आधे का मेरे को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब मैं डिफ़ॉल्ट में, और अगर मैंने पूरी 6 नाइट का पैसा आपसे ले लिया है और अब मैं आपको परफॉर्म करने से मना कर दूँ, तो 3 नाइट का पैसा आप मुझसे मांगोगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट में, आप मुझे परेशान कर रहे हो, 3 नाइट से मैं परफॉर्म करने आ रहा हूँ, आप यहाँ पे मेरे को फैसिलिटी नहीं देते हो, परेशान करते हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, आप, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आना चाहता था, तो मैंने चौथी नाइट से आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा हट, ठीक है। एक मूवी याद आ रही है मेरे को, एक मूवी है जोकर, अक्षय कुमार की मूवी है जोकर ही है शायद। उस मूवी में मेरे को याद है, वो एक ऐसे गांव के बारे में है जो राजस्थान और एमपी की बॉर्डर पे पड़ता है। जैसे अभी भी एक ऐसा गांव है, भवानी मंडी है शायद, भवानी मंडी आधा राजस्थान में आता है और आधा एमपी में आता है। उस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी कि एक गांव ऐसा है जो आधा राजस्थान में पड़ता है और आधा एमपी में पड़ता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती और एमपी की गवर्नमेंट भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गाँव बेचारा बीच में अटक जाता है। तो फिर वो गाँव वाले अपना ध्यान केंद्रित करवाने के लिए क्या क्या करते हैं, सरकार को कैसे बाउंड करते हैं कि सरकार उन्हें बिजली दे, पानी दे और सुविधाएं दे, उसके ऊपर वो मूवी है। बढ़िया, उसका कंसेप्ट बढ़िया था। तो उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में था। उसने
वो मूवी कंप्लीट करने के बाद वो मेकर्स से कुछ नाखुश था, तो उसने उस मूवी का प्रमोशन नहीं किया बिल्कुल भी। फिर बाद में उससे पूछा तो उसने कहा कि यार इस मूवी में मुझे जो बोला गया था ना कि हम 3D में बनाएंगे, VFX यूज़ करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ इस मूवी में हुआ ही नहीं और इसको नॉर्मल स्केल पे शूट कर दी। तो क्योंकि मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट थी कि मुझे मूवी पूरी करनी थी, तो मैंने वो तो पूरी करी, बट मैं प्रमोशन में नहीं गया, इसलिए बाद में बोला था उसने। तो फिर फ्लॉप हुई वो मूवी, अक्षय कुमार की थी, फ्लॉप तो होनी थी, फिर 7-8 में से एक आधी सही जाती है, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि भैया आप अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी नहीं हो और कॉन्ट्रैक्ट अगर डिविजिबल नेचर का है, तो जो पार्ट परफॉर्मेंस आपने दी, अगर वो मूवी बीच में से छोड़ देता, उसने तो पूरी करी, उसने कहा मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट था तो मैंने तो पूरी करी, अगर वो बीच में से छोड़ देता तो भी उसे जितनी शूटिंग उसने करी उसको पैसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी, उसे जो कमिट किया गया था वो दिया ही नहीं प्रोड्यूसर ने। उसने कहा कि मेरे को स्क्रिप्ट में लिखा था कि आप ये यूज़ करोगे, वो उन्होंने कुछ यूज़ ही नहीं किया, तो मैंने तो छोड़ दी मूवी। लेकिन उसने तो पूरी करी, उसने क्या छोड़ा बाद में? प्रमोशन नहीं किया बस उस मूवी का। नेक्स्ट, अगर इनडिविजिबल नेचर का भी कॉन्ट्रैक्ट है और वो कंप्लीटली परफॉर्म हो गया, बस बहुत बैडली परफॉर्म हुआ है, बहुत ख़राब तरीके से, एकदम रद्दड़ छाप, तो आप एक लमसम अमाउंट मांग सकते हो और बैड वर्क का डिडक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया लॉ, लेकिन इतना घटिया पढ़ाया कि बस पाप काट दिया, रीड करा और उसका हिंदी में मतलब बता दिया, वो भी ढंग से नहीं बताया। तो मैंने जैसे तैसे आपको पढ़ा तो दिया, बट मज़ा नहीं आया आपको, तो आप मुझे पे करोगे मेरा बैड वर्क काट कर, ठीक है? क्योंकि आप और मैं इस केस में दोनों डिफ़ॉल्टिंग पार्टी नहीं है, लेकिन मैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हूँ क्योंकि मैंने जैसी सर्विस देनी चाहिए थी वैसे नहीं दी, ठीक है? तो कितने केस में क्वांटम मेरिट मिलेगा? 6 केस। एक तो सबसे सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाए, एक ग्रेचुइटसली मैंने ना किया, एक रेम्यूनरेशन पहले से फिक्स ना हो, एक डिविजिबल नेचर का है, आधा परफॉर्म हो गया आधा नहीं हुआ, एक इनडिविजिबल नेचर का है लेकिन बैडली परफॉर्म हुआ है, तो बैडली परफॉर्म हुआ है तो आप बैड वर्क का अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो। और एक और रह गया बीच में, एक पार्टी अबेंडन करे किसी दूसरी पार्टी को, आप मुझे परफॉर्म नहीं करने दे रहे या मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आप परफॉर्म नहीं करने दे रहे तो मैं आपसे फ़ीस लूँगा, और आप मुझे फीस देकर भी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझसे लोगे। ये बात याद रखना, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों में से किसी को भी मिल सकता है क्वांटम मेरिट, बट द पार्टी हु इज नॉट एट डिफॉल्ट, ये बात याद रखना। बस अब खत्म कर रहा हूँ, पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट। अगली चीज, अगला राइट आपको मिलता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बोलो मेरे साथ, क्या मिलता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे या मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो हमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे। डैमेजेस पढ़ा दिया, रिसेशन पढ़ा दिया, क्वांटम मेरिट पढ़ा दिया। अब चौथा आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या आता है चौथा? ये इसके लिए कौन सा है? तीसरा। हमारे लिए कौन सा है? चौथा। चलो मेरी तरफ देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया तो आप मुझसे फीस वापस ना लेकर परफॉर्मेंस ही मांग सकते हो कि आई वांट परफॉर्मेंस ओनली। सर आप फीस वीस वापस मत दो, पैसे का क्या करेंगे? आप तो पढ़ाओ, आप तो हमें पढ़ाओगे पूरा। अब मैंने कहा कि भैया मैंने लॉ पढ़ा दी आधी, अब मैं नहीं पढ़ा रहा। सर आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अरे क्यों पढ़ाना पड़ेगा, फीस देनी है ना तुम्हें, ये लो तुम्हारी फीस। अरे सर फीस नहीं चाहिए। तो यू कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम मी। आप मेरे से क्या मांग सकते हो? पढ़ो, वेयर द डैमेजेस आर नॉट इनफ। अगर डैमेजेस इनफ ना हो तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से, कोर्ट अपने जो पार्टी ने ब्रीच किया है उसे परफॉर्मेंस देने की बोल सकती है। क्या देने की बोल सकती है? इसमें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ही फिल्म इंडस्ट्री का आएगा, उस समय भी यही दिया होगा। अगर मान लो, हाँ, निवेदिता और प्रत्यक्ष को क्या बनाया था? डायरेक्टर। तो भैया एग्जाम्पल ये दिया था तुम्हें पहले मैंने कि प्रत्यक्ष एक डायरेक्टर है, ठीक है, हालांकि इसको कैमरा भी ढंग से नहीं पकड़ना आता अभी, बट मान लो कि ये डायरेक्टर वो अगले में दिया होगा, इसमें दिया होगा, वो अलग है। वो तो मेरे को याद है, उसमें तो मैं प्रभास और राजा मौली का ही दूंगा। तो भैया सुनो,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में प्रत्यक्ष ने निवेदिता को साइन किया, ठीक है, एक मूवी के लिए। निवेदिता ने आधी मूवी की शूटिंग करी और उसके बाद ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया? छोड़ के चली गई। अब जब निवेदिता से बोला कि आपने ब्रीच किया है, तो निवेदिता ने क्या करा, प्रत्यक्ष से जितनी भी फीस ली थी एज अ हीरोइन, उसने वो सब वापस कर दी। बोला पैसे ले लो और डैमेजेस ले लो। तो प्रत्यक्ष ने कहा कि 70% मूवी में शूट कर चुका हूँ, अब अगर 30% के लिए मैं किसी और को लाऊंगा तो आपको तो पैसे दे दिए आपने तो मुझे, लेकिन मेरे को दूसरे एक्टर की डेट कैसे मिलेगी? इनकी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है डेट्स मिलना। आपके अगेंस्ट में जो हीरो था उसकी वापस से बुलाना, सारे क्रू मेंबर्स को, साइड आर्टिस्ट को वापस बुलाना। फिल्म मेकिंग एक बहुत टफ जॉब है। हमें 3 घंटे की मूवी जो दिख रही है उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने आर्टिस्ट लगे हुए हैं। एक 5-5 मिनट के शूट के लिए लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 दिन वेस्ट करते हैं 5 मिनट का जो हमें शॉट दिखता है। मेहनत वाला काम है। तो भैया ये कहेगा प्रत्यक्ष कि मैं तो डैमेजेस नहीं लूँगा, आपको मूवी पूरी करनी पड़ेगी। तो सूट फॉर, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि नॉर्मल केसेस में डैमेजेस इनफ होती है, कहाँ डैमेजेस इनफ नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें फिल्म इंडस्ट्री बेस्ट एग्जांपल है। इसीलिए कोई भी डायरेक्टर की कोई भी मूवी अगर बीच में छूट जाती है और हीरो भग जाता है या हीरोइन भग जाती है, तो वो उनसे डैमेजेस नहीं लेते, वो उनसे क्या लेते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या लेते हैं? कि जिस चीज़ के लिए तुमने प्रॉमिस किया तुम तो मूवी शूटिंग पूरी करके जाओ, डैमेजेस नहीं चाहिए। कि मुश्किल काम है। एक बार कोई मूवी, अच्छा चलो 2-5% शूटिंग हुई है तो अलग बात है, लेकिन 50-70% बीच में अभी साउथ का एक हीरो मर गया था, वो किसी मूवी में 70% शूट कर चुका था और उसके बाद उसका भाई का चेहरा उससे मिलता जुलता था, तो उसके भाई ने 30% मूवी की शूटिंग पूरी करी उसके लिए। हाँ, एक बहुत फेमस है न्यूज़, तुमने नहीं पढ़ी थी क्या? मेरा नाम याद नहीं है मेरे को क्या था, लेकिन वो मर गया उसका भाई, और उसका जो भाई था वो बिल्कुल उससे चेहरा मिलता जुलता था उसका, तो डायरेक्टर ने उसको लेकर शूटिंग पूरी करी। हालांकि ये तो मर गया है, यहाँ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्वर्ग से आके थोड़ी देगा वो तो ख़त्म, मर गया तो। लेकिन ये तो जिंदा है तब की बात हो रही है, मर गया फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही मर गया। नेक्स्ट, सूट फॉर इंजंक्शन। आप इंजंक्शन के लिए केस फाइल कर सकते हो। अगला राइट है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर। क्या मतलब होता है? स्टे ऑर्डर का मतलब है, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि राजा मौली ने जब बाहुबली 1 बनाई थी तो उसने प्रभास को कह दिया था कि मैं 1 और 2 दोनों बनाऊंगा। तो आप 3 साल के लिए कोई मूवी साइन मत करना, क्योंकि मैं बहुत लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी मूवी बना रहा हूँ। तो प्रभास ने उसकी बात मानी और 3 साल तक कोई दूसरी मूवी साइन नहीं करी। अगर मान लो प्रभास ब्रीच करता और कोई दूसरी मूवी साइन कर लेता, तो राजा मौली के पास ये राइट था कि वो प्रभास को रोक सकता था। क्या लाकर? इंजंक्शन ऑर्डर लाकर। क्या लाकर? ये देखो, इसमें यही वाला एग्जांपल है। एक फिल्म स्टार है, उसने कहा है कि आप एक प्रोड्यूसर के लिए काम करोगे, और उसने किसी और प्रोड्यूसर के लिए काम किया। इसमें सेम यही है, राजा मौली ने यही किया था कि उसने प्रभास के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या आप बाहुबली 1 और 2 मेरे साथ बनाओगे और कोई दूसरी मूवी साइन? अगर प्रभास, वैसे तो प्रभास ने करी भी नहीं, लेकिन अगर प्रभास कोई और मूवी साइन कर लेता तो राजा मौली उस पर केस कर सकता था फॉर इंजंक्शन। किसके लिए? तो 5 रेमेडीज बच्चों आपको मिलेगी। कितनी रेमेडी? नंबर 1 सूट फॉर डैमेजेस, नंबर 2 सूट फॉर रेसिशन, नंबर 3 सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट के केसेस याद रखना, डैमेजेस के टाइप्स याद रखना, और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेजेस में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में फर्क याद रखना, कल पढ़ाया है। किसमें? पेनल्टी। इंडियन लॉ क्या अलाउ करता है और इंग्लिश लॉ पेनल्टी पे अलाउ। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो उसकी नेचर किसके जैसी है? अगर अमाउंट आपके डैमेजेस का प्री एस्टीमेट है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है। लिक्विडेटेड डैमेजेस कितनी अलाउड है आपको? एक्चुअल लॉस और लिक्विडेटेड डैमेजेस, विच एवर इज लोअर। बराबर एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बनेगा।
फिर क्वांटम मेरिट कहाँ मिलेगा, अभी पढ़ाया। चौथा राइट आपको क्या मिलेगा, सूट फॉर स्पेसिफिक। इसमें आप ये लिखोगे कि व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ in case of breach, then court may allow specific performance to be rendered by promisor in case of breach of contract। इसमें कोर्ट वाली बात जरूर लिखोगे, नहीं तो नंबर कटेगा। कोर्ट के कहने पे दी जाती है, किसके कहने पे, कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफ है कि नहीं है। बोलो, कोर्ट डिसाइड करेगा, सॉरी गलत बोल गया, कोर्ट डिसाइड करेगा कि मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ है कि, अगर कोर्ट को ये लगेगा कि मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक। और लास्ट इंजंक्शन, व्हेन, बोलो, वन पार्टी refuses to perform in case of breach and he renders same services for another party, then the aggrieved party can obtain a decree order from court to restrain the defaulting party from performing for another party। समझ में आ गया? थोड़ा ये जोरदार सही कर लेना मेरा, बाकी मैक्सिमम वर्ड मैंने जो बोले वो लिखने। अगर मैं आपके लिए परफॉर्म ना करके किसी और के लिए परफॉर्म करूं तो आप मुझे उसके लिए भी परफॉर्म करने से मना कर सकते हो। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हुआ पूरा। रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हुआ। धन्यवाद।